बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि इकोसिस्टम के हवाले से है। और चैप्टर 11 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 11 है, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से पार्ट ए आपका चैप्टर 1 में से होगा जो कि होमियोस्टेसिस था, और पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो इकोसिस्टम में से होगा। इकोसिस्टम में हम पॉपुलेशन के हवाले से पढ़ेंगे, कम्युनिटी के हवाले से पढ़ेंगे, फिर इसके जो कंपोनेंट होते हैं बायोटिक, एबायोटिक, वो कौन कौन से होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले पेयरिंग स्कीम एक दफ़ा देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक MCQs होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे इस चैप्टर के, और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक होगा। इस तरह टोटल 11 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके चैप्टर 11 में से होंगे, और अच्छे खासे ये नंबर हैं 11, और आपने इस वजह से इसको सही तरीके से तैयार करना है, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उनके नोट्स आपने साथ साथ तैयार करने हैं। अपने नोटबुक्स ओपन करें ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। कम्युनिटी और पॉपुलेशन इनका आपस में डिफरेंस पूछा गया है। इस डायग्राम से सबसे पहले मैं आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी का समझा देती हूँ, आपको समझ होगी तो फिर आप इसका डिफरेंस भी सही तरीके से बता सकते हैं। ये इस लेवल से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे आपको एक ही इंडिविजुअल नजर आ रहा है, यानी ये ऑर्गेनिज्म लेवल है। और जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि एक ही जगह पे रह रहे होंगे, सेम टाइम में रह रहे होंगे, तो वो पॉपुलेशन बनाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये डियर ही नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ मेल डियर हैं, कुछ फीमेल डियर हैं। तो पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज के मेंबर होंगे जो कि आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, एट द सेम एरिया एट द सेम टाइम ये रह रहे होंगे। इसके बाद अगला लेवल आ जाता है कम्युनिटी का। अब कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डियर्स भी नजर आ रहे हैं, जेब्रास हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी बहुत सारी तरह के आपको वाइल्ड लाइफ नजर आ रही है, इसमें प्रेडेटर भी हैं, बर्ड्स भी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जब इकट्ठी रह रही हूँ और आपस में इंटरेक्ट भी करती हूँ तो ये कम्युनिटी बना देती है। और इसके बाद इकोसिस्टम का लेवल आ जाता है। इकोसिस्टम में फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स को लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं और एनिमल्स भी डिफरेंट किस्म के आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा इसमें वाटर भी दिखाया गया है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर भी दिखाया गया है। तो फिर इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो अब जो आपसे सवाल पूछा गया था उसमें पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस था। तो मेन डिफरेंस यही है कि पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज के मेंबर्स होंगे, इंटरब्रीडिंग होंगे, और जो कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स होंगे और वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं करेंगे। मजीद डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। जैसा कि आप पिछली डायग्राम में भी देख चुके हैं, क्या कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। पॉपुलेशन क्या था, इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। कम्युनिटी में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा वो मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे। लेकिन पॉपुलेशन के मेंबर्स जो कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लिहाजा वो मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली सिमिलर होंगे। कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। लेकिन जो पॉपुलेशन है जो कि उसमें एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं तो वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। कम्युनिटी एक लार्जर यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले पॉपुलेशन पढ़ते हैं, बाद में कम्युनिटी की बात आती है। तो कम्युनिटी इज अ लार्जर यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन इज अ स्मॉल यूनिट। फिर इसमें एग्जांपल आप फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी ले सकते हैं, और पॉपुलेशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड, क्योंकि हम सिर्फ रैट्स की बात कर रहे हैं तो ये फिर पॉपुलेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड निश। इसमें क्या फर्क है इसको आप देख लें। हैबिटेट क्या होता है कि ये वो जगह होती है
where an organism lives. A habitat is a place where an organism live. For example, fish जो है वो रिवर में रहती है या सी में रहती है, तो वो उसका हैबिटेट है जहाँ वो रहती है। तो किसी ऑर्गेनिज्म की वो जगह जहाँ वो रहता है या जो उसका होम होता है वो हैबिटेट कहलाता है। जैसे डेजर्ट है, ओशन, माउंटेन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो इनके होमलैंड है। लेकिन निश क्या होगा कि वो स्पीशीज उस हैबिटेट में क्या प्रोफेशन परफॉर्म करती है, उसका प्रोफेशन क्या है। निश क्या होगा, द रोल और प्रोफेशन ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड निश। कि किसी भी हैबिटेट के अंदर कोई स्पीशीज अपना क्या रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप प्लांट्स हैं तो उनकी निश क्या होगी कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, क्योंकि वो फूड बनाते हैं। इसके बाद आप किसी भी हर्बीवोर्स का देखें तो वो उस पर फीड कर रहे हैं, तो हर्बीवोरी उनका एक तरह का प्रोफेशन होगा। फिर लायन है तो वो प्रीडेटर है, तो ये उसका प्रोफेशन है। तो निश क्या होगा, रोल और प्रोफेशन ऑफ अ स्पीशीज। इसमें एग्जांपल आप देखें, एक गार्डन स्पाइडर है, अब वो प्रीडेटर है यानी शिकार करता है। किसका शिकार करता है, दैट हंट्स फॉर प्रे अमंग प्लांट्स, कि वो अपने छोटे छोटे कीड़ों पे फीड करेगा, तो वो प्लांट्स के ऊपर जो है वो फिरेगा और वहां पे वो हंटिंग करेगा, शिकार करेगा छोटे कीड़ों का, तो ये उसका प्रोफेशन है। और एक ऑक ट्री है, ये अब एक ट्री होगा, दरख्त होगा, तो वो ग्रो करता है फॉरेस्ट में और काफी बड़ा हो जाता है और इस तरीके से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड तैयार करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो काम है ये अब ऑक ट्री का प्रोफेशन होगा, जो उसकी निश होगी। उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, गिव द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, इनको देख लेंगे। डेफिनेशन देखिएगा, decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, they carry out decomposition। कि जब कोई पत्ते गिरते हैं, वो गलते सड़ते हैं, या जब कोई एनिमल मरता है या एनिमल मरने के बाद जब गलते सड़ते हैं, तो उनकी जो डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होगा कि उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें से कार्बन को सेपरेट करना, ऑक्सीजन को सेपरेट करना, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह को अलग अलग करना, उनको डीकम्पोज करना, ये काम जो भी करेंगे उनको डीकम्पोजर कहा जाएगा। और इसमें ज्यादातर आप एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस की, क्योंकि वो डीकम्पोजर होते हैं। और इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है कि जब वो डीकम्पोज करते हैं डेड चीजों को, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल होंगे और दोबारा प्लांट उनको यूज कर सकेंगे। और अगर ये डिकम्पोजिशन का काम ना होता तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड चीजों के अंदर लॉक हो जाते और फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल ना होते। तो इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं सम बैक्टीरिया एंड फंगस, और एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अभी भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको मजीद भी देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल देयर इंटर रिलेशनशिप इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्पेस। तो इकोसिस्टम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल है। जैसे अब कम्युनिटी में हमने देखा था कि उसमें डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब जिस कम्युनिटी में तो सिर्फ लिविंग चीजों को हम लेते हैं, लेकिन इन लिविंग चीजों के साथ साथ अगर हम नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट को भी शामिल कर लेंगे तो ये फिर इकोसिस्टम बन जाएगा। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म along with their non living और physical environment जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच लिविंग थिंग्स इन बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। और इसमें एग्जांपल आप पॉन्ड इकोसिस्टम की दे सकते हैं। अब जैसे ये पॉन्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर भी है और इसके अलावा आपको फ्रॉग, फिश, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ आपको वाटर वीड्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। वहाँ पे सन है, सन से लाइट आएगी, जिससे ये फोटो सिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो मिलजुल के रह रहे हैं। और इसमें इसका एनवायरमेंट वाटर की क्वालिटी क्या है, कि इसमें साल्ट कितने हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये इकोसिस्टम की एग्जांपल हो गई। इसी तरीके से ये आप मैरीन एनवायरनमेंट दे सकते हैं, इसमें आपको पता है साल्ट ज़्यादा होंगे
और उसमें इसी लिहाज से फिर लाइफ भी मुख्तलिफ तरह की होगी। तो ये एक मेरीन इकोसिस्टम हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज बायोम? नेम एनी 4 मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। बायोम की डेफिनेशन देखें। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिफाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। कि बायोम अब क्या होगा कि ये एक बहुत वसी इलाके पे फैली हुई आप इसे कम्युनिटी कह सकते हैं और इसको आप डिफाइन करते हैं इसके क्लाइमेट से। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट थोड़ी सी स्पेस पे नहीं होता बल्कि वो काफी लार्ज एरिया पे होता है और उसको आप डिफाइन करते हैं उसके क्लाइमेट से कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी और वहाँ पे बारिशें ना होने के बराबर होती हैं। और जब इस किस्म का मौसम होगा तो उस लिहाज से फिर उसके जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। इसी तरह से अगर आप रेन फॉरेस्ट को लें जहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे अमेजोन रिवर है, तो वहाँ पे फिर वैरायटी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्योंकि कंडीशन फेवरेबल है। Each biome consists of a combination of plants and animals in the fully developed climax community and is characterized by a uniform life form of vegetation such as grasses or coniferous trees. ग्रास लैंड, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ग्रास लैंड है वो भी वसी इलाके पे फैले होंगे, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, टंड्रा। तो जो भी बायोम होगा उसमें एक कम्बिनेशन होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स का और वो उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक होंगे। और जैसे ये आप एक इकोसिस्टम देख सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर है और स्नोफॉल वगैरह होती होगी, तो इसमें अब लाइफ इसके अकॉर्डिंग होगी। इसी तरीके से अगर आप डेजर्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको खास वेजिटेशन नजर नहीं आ रही, बस कुछ जड़ी इसमें झाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं या नई चीजें आपको नजर आएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। डिफाइन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पीछे गुजर चुकी है और इसके कंपोनेंट्स ये आपकी बुक से मैंने तस्वीर ली है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेने और इसके अलावा ये जो साइड पे डायग्राम में लिखा गया है तो इसमें से भी आपने इनको लिखना होगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है तो उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स में चीज़ें क्या कौन कौन सी शामिल होंगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।